हेलो, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवर्धी में। साथियों, इस क्लास में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चंस पिछले वर्ष किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं वही क्वेश्चंस इस क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो साथी, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके हिंदी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप सभी के लिए ये क्लास ले सकते हैं। तो साथियों, बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है, किस काल को गद्य काल किस काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है? आधुनिक काल, वीरगाथा काल, भक्ति काल या फिर रीति काल। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। आपको बताना है निम्न में से किस काल को गद्य काल के नाम से जाना जाता है। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए बताया है आधुनिक काल, आपके क्वेश्चन का आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। गद्य काल को आधुनिक काल के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द है? गुलाब, अंबुज, पवन या फिर सलिल। आपको बताना है कौन सा शब्द है जो कमल का पर्यायवाची है। तो देखिए, जो भी आपके पानी के पर्यायवाची होते हैं, किसके? पानी के पर्यायवाची होते हैं जितने भी शब्द, उन सभी में आपको क्या लगाना है? जा लगाना है। जा प्रत्यय लगने के बाद पानी के सभी पर्यायवाची कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। तो अंबु किसका पर्यायवाची है? अंबु पानी का है और यहाँ पर लगा है जा प्रत्यय, तो अंबुज यानी कि पानी में जन्मा हुआ क्या? कमल। क्लियर। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पवन किसका है? पवन आप सभी को पता है कि हवा का पर्यायवाची है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, देवासुर में प्रयुक्त समास है। आपको बताना है देवासुर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या फिर अव्ययी भाव समास। तो जल्दी से बताएंगे देवासुर में कौन सा समास है। देखो, देवासुर को जब आप तोड़ेंगे तो क्या शब्द बनेगा? देव और असुर। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है माता और पिता, भाई और बहन, है ना, उसी तरह ये है देव और असुर। यानी कि यहाँ पर जो समास बनेगा आपका कौन सा बनेगा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास बन जाएगा। द्विगु समास में क्या होता है? द्विगु समास में जो आपका प्रथम पद होता है ये संख्यावाची होता है, जैसे चौराहा, तिराहा, दोपहर। ये सारे उदाहरण किसके होते हैं? द्विगु समास के होते हैं। तत्पुरुष में कारक विभक्ति होती है बीच में, जैसे आपका राजपुत्र, रसोई घर, देश निकाला। ये सारे उदाहरण तत्पुरुष समास के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद अव्ययी भाव समास, जिन शब्दों में उपसर्ग लगा होता है, आजीवन, है ना, यथाशक्ति, इस तरह के उदाहरण जो होते हैं अव्ययी भाव समास के हो जाते हैं। क्लियर। आगे आपका क्वेश्चन है, आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आपको बताना है कि आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो देखिए, जो आपका आच्छादन शब्द है ये बना कैसे है? ये बना है आपका आ प्लस में छादन। आ प्लस में छादन, जब ये आ इधर मिलेगा तो यहाँ पर आपका चा बीच में आ जाएगा। इस तरह से बना है आपका आच्छादन। तो अब आप समझ गए होंगे कौन सा इसमें उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद काव्य धारा का प्रवर्तन किसने किया? बताएंगे प्रयोगवाद काव्य धारा का प्रवर्तन किसने किया? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुदामा पांडे, वात्स्यायन अज्ञे या फिर जयशंकर प्रसाद।
जल्दी जल्दी से बताएंगे। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी चुना है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपके क्वेश्चन का आंसर है वात्स्यायन अज्ञे। इन्होंने क्या किया, प्रयोगवाद काव्यधारा का प्रवर्तन किया था। बात करें अगर हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, तो ये छायावाद के कवि हैं। किसके? छायावाद के कवि हैं ये, ठीक है। इसके बाद अगर जयशंकर प्रसाद का यहाँ पर पूछ लिया जाए तो ये भी आपके छायावाद के प्रवर्तक हैं। छायावाद के प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद जी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की नहीं है? नहीं, क्वेश्चन आपको पूरा पढ़ना है ध्यान से। नहीं है या फिर नहीं है, ये चीज़ आपको अवश्य देखनी है। पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो देखिए, पूर्वी हिंदी की बोली कितनी होती हैं? 3 बोलियां होती हैं। कौन कौन सी? अवधी, एक आपकी बघेली, और कौन सी और होती है? छत्तीसगढ़ी। ये 3 बोलियां होती हैं पूर्वी हिंदी की। तो देखिए आपके इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल। जो हरियाणवी बोली है, हरियाणवी या फिर कौरवी, ये आपकी पश्चिमी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी की 5 उपबोलियां हैं। कितनी हैं? पश्चिमी हिंदी की 5 हैं और पूर्वी हिंदी की 3 है। याद रखेंगे आप लोग। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? नहीं है तद्भव, बताएंगे कौन सा तद्भव नहीं है। कपूर, कपूर आपका तद्भव है। इसका तत्सम क्या बन जाएगा? इसका तत्सम बनता है कर्पूर, है ना। हल्दी, हल्दी भी आपका तद्भव है। हल्दी का तत्सम बनता है क्या? हरिद्रा। क्या बनता है? हरिद्रा बनता है। यहाँ पर तीखा भी आपका तद्भव हो जाएगा। तीखा का जो तत्सम बनेगा क्या बनेगा? तीक्ष्ण, है ना। ये तीनों ही आपके तद्भव शब्द हैं। जो आदमी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आदमी आपका तद्भव नहीं है। आदमी विदेशज शब्द है। कैसा है आदमी? आदमी आपका विदेशज शब्द है। विदेशज में भी कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये आपका फारसी भाषा का शब्द है। किसका है आदमी? आदमी आपका फारसी भाषा का शब्द हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, मोहि तो मेरे कवित्व बनावत। मोहि तो मेरे कवित्व बनावत, उक्त पंक्तियां किसकी हैं? आपको बताना है ये पंक्तियां किसकी हैं। चिंतामणि, घनानंद, रसलीन या फिर मीराबाई। तो जल्दी से सोचकर बताएंगे सभी लोग। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जिसने भी बताया है बिल्कुल सही आंसर है। घनानंद जी की हैं ये पंक्तियां। और घनानंद जी कैसे कवि हैं? तो ये आपके रीतकालीन कवि हैं। रीतकाल के कवि हैं। रीतकालीन कवि हो जाएंगे आपके घनानंद जी। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है? चलिए बताइए, उर्दू जो आपका शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है? फारसी, तुर्की, अरबी या फिर अपभ्रंश से? तो देखो, जो आपका अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा, आदमी एक फारसी शब्द होता है, और जो आपका हिंदी है, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, ये शब्द है ना, जो आपका हिंदी है ये आपका फारसी भाषा का शब्द है। याद रखेंगे, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तुर्की भाषा के शब्द जैसे उर्दू हो गया तुर्की का। इसके बाद कैंची, कैंची भी आपका तुर्की भाषा का शब्द है। तोप आपका तुर्की भाषा का शब्द है। तलवार भी तुर्की भाषा का शब्द है। और उर्दू भी आपका तुर्की भाषा का शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, मेरठ, सहारनपुर और बिजनौर किस क्षेत्र की बोली में आते हैं? बताइए भाई, मेरठ, सहारनपुर और बिजनौर किस क्षेत्र की बोली में आते हैं?
क्या ये ब्रजभाषा में आते हैं, अवधी बोली में आते हैं, खड़ी बोली में आते हैं या फिर कन्नौजी बोली में आते हैं। तो देखिए, भले आपको सहारनपुर और बिजनौर ना पता हो, लेकिन मेरठ आपको पता है। मेरठ किधर पड़ता है? पश्चिम में पड़ता है। और पश्चिम की जो पश्चिमी हिंदी की उपबोली है कौन कौन सी है? आपकी खड़ी बोली है और ब्रजभाषा भी आपकी पश्चिमी हिंदी की ही है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेरठ। अब सोचिए, मेरठ तो ब्रज से बहुत दूर है, तो ब्रजभाषा तो होगी नहीं उधर, है ना। क्या हो जाएगी? खड़ी बोली हो जाएगी। मेरठ, सहारनपुर और बिजनौर में खड़ी बोली बोली जाती है। ब्रज भाषा की बात करें तो ये इधर मथुरा साइड है ना, मथुरा, हाथरस, इधर कौन सी बोली बोली जाती है? ये ब्रजभाषा बोली जाती है। अवधी की बात करें तो अवधी लखनऊ, फैजाबाद, है ना, लखनऊ, फैजाबाद, इधर ये आपकी कौन सी बोली बोली जाएगी? अवधी बोली जाएगी। कन्नौजी आपके कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात की तरफ कन्नौजी बोली बोली जाती है। क्लियर? तो साथियों, ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। आज के प्रैक्टिस सेट में आपने कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास आपको कैसी लगी है ये भी आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यदि क्लास आपको पसंद आती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।